वेलकम टू द पार्ट 2। अब जिसमें हम बात करेंगे अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम। इसमें हम फिजियोथेरेपी, रिक्रिएशनल से मेरा मतलब है डांस, स्पोर्ट्स और कुछ फैक्ट्स इन बच्चों के बारे में और साथ ही स्पीच थेरेपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाऊं इसके पहले मैं चाहूंगी कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप प्लीज एक नोटबुक और एक पेन लेके आइए और उसमें लिखिए। पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि आप इन बच्चों को कुछ भी सिखाएं उसमें रिपीट जरूर करें। अब रिपीटेशन क्यों? क्योंकि इन बच्चों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए आप जितना हो सके किसी भी चीज को इन्हें रिपीट कराइए ताकि इनकी जो भी चीज ये याद रखें उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट यानी कि तब्दील कर सकें, ताकि उस चीज को वो लंबे समय तक याद रख सकें। सेकेंड पॉइंट, आप इन्हें कुछ भी सिखाएं उस टास्क को जनरलाइज करना सिखाइए। जनरलाइजेशन से मेरा मतलब है, अगर आज आपने इनको सुबह किसी पेन या पेंसिल के थ्रू येलो कलर सिखाया तो रात को अगर आपको कर्टन दिखता है तो आप इनसे पूछिए कि वो कौन सा कलर है। नाउ अगर आपने इनको आज सीढ़ी चढ़ना या उतरना सिखाया तो आप एक स्टूल लगाइए और उन्हें बोलिए उस पर चढ़ करके सामान निकालने के लिए। कुछ भी नई चीज जब आप इन्हें सिखाते हैं उसे अलग अलग एनवायरनमेंट में अप्लाई करना, उसे अलग अलग एनवायरनमेंट में उस बच्चे को वो एक्टिविटी करना सिखाइए। तीसरी चीज, हो सकता है आप इन्हें कोई भी चीज सिखाएं तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले उस चीज को सीखने से, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए, बच्चा सीखेगा जरूर। आप बार बार उन्हें उस चीज को सिखाइए, वो जरूर सीखेंगे। ये 3 पॉइंट्स आप उनसे कुछ भी कराएं, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या आप इन्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, आप कुछ भी इन्हें सिखाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है ये 3 पॉइंट्स आप इनके ट्रीटमेंट में जरूर याद रखें। अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी के ऊपर। देखिए, अगर आपका बच्चा खुद से बैठता है इस वक्त पर और वो या फिर चलता भी है, मान लीजिए, अगर वो इस टाइप की सिटिंग बहुत प्रैक्टिस करता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके बच्चे को सबसे पहले इस पोजीशन से बाहर लेके आइए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से पोजीशंस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और एक्सरसाइज के बारे में क्यों नहीं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चे को हम बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज कराएंगे, बच्चे को रोना चाहिए फिजियोथेरेपी सेशन में तो ही उसकी अच्छे से एक्सरसाइज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू भी बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, सो आप प्लीज बच्चे की पोजीशन सबसे पहले चेंज करिए। ये पोजीशन क्यों हमें बच्चे के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए या फिर बच्चे को ये पोजीशन के लिए हमेशा प्रमोट नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पोजीशन के अंदर बच्चे के पेट के, पटक के और बैक के मसल्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी वो वीक पोजीशन में होते हैं। और इनकी क्योंकि ये मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, ये पोजीशन में बैठने से वो और ज्यादा वीकनेस में चलते चले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमें इन बच्चों की डब्ल्यू सिटिंग जिसे हम कहते हैं वो बंद करानी होगी। अगर आप बच्चे को बार बार बोलेंगे कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन प्रोग्राम करता है वैसे उनका ब्रेन प्रोग्राम नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इन्हें स्टूल सिटिंग प्रैक्टिस कराइए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसे हम स्टूल सिटिंग कहते हैं। इसमें बच्चे के हिप और नी दोनों के दोनों अच्छे से बेंड हैं। और मेक श्योर आप ये जरूर देखिए कि बच्चे का जो तलवे हैं पैर के, बच्चे का जो पैर है वो फर्श पे पूरी तरीके से टिका होना चाहिए। अब ऐसे बैठाने के बाद बच्चे के सामने आप टेबल रखिए उसी की हाइट की। टेबल के आने की वजह से बच्चे को हमें बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, सीधे बैठो सीधे बैठो, इस तरीके से। जैसे बच्चा देखेगा कि सामने कोई एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। पर जब वो बैठे आप ये चीज जरूर देखिएगा कि बच्चे की कमर सीधी हो। उसके लिए आप एक हाइट की टेबल बच्चे के लिए लेकर आइए और जैसे वो कमर सीधी करके बैठेगा, यहाँ पर उसके बैक के मसल्स काम करने लगेंगे, उसके बटक के मसल्स काम करने लगेंगे। और हमने जैसे देखा है ये बच्चों के पैर अक्सर ऐसे होते हैं, तो नी अगर बेंड करके बच्चा बैठेगा तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है उनके लिए। हम ज्यादा से ज्यादा उनके पैर को इस पोजीशन में आने से रोक पाएंगे। जब आप बच्चे को बैठाएंगे टेबल पे तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इन बच्चों को कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी देंगे। यहाँ पर मीनिंगफुल से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि पेग बोर्ड हो गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे का ब्रेन चैलेंज्ड हो। जब बच्चे का ब्रेन चैलेंज्ड होगा वो ज्यादा से ज्यादा सोचने लगेगा, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ावा देगा, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये प्लेफुल मैनर में ही होगा। तो आप उन्हें कुछ एक्टिविटीज दीजिए करने के लिए।
जब आप बच्चे को बैठाएं, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप चाहें तो बच्चों के पैरों के नीचे कोई भी मैट रख दीजिए। मैट से मेरा मतलब है डोरमैट भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की। एक डोरमैट ले आइए या फिर एक योगा मैट भी हो सकती है जो कि बहुत सॉफ्ट है। अलग अलग दिन पर अलग अलग तरीके से बच्चे को हम सेंसरी फीडबैक देंगे। सेंसरी फीडबैक से बच्चे का ब्रेन समझने लगेगा कि ये सॉफ्ट है, ये सरफेस हार्ड है, उसको बहुत अच्छे सेंसरी इनपुट्स मिला करेंगे। तो इसलिए आप कुछ योगा मैट, कभी अगले दिन डोरमैट, पानी से भरा हुआ टब या फिर मिट्टी, ऐसे कुछ ना कुछ रखते चले जाइए। उसके अलावा जो आप डेस्क भी रखेंगे, जब बच्चा गेम खेल रहा है, हो सके तो आप उसके ऊपर भी कुछ रख सकते हैं मैट के तरीके से ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आप ये कहेंगे कि बच्चा ये सब कुछ करता है, मान लीजिए वो चलता भी है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप इन बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए। और म्यूजिक खास करके जो फैक्ट के बारे में आपसे मैं बात करना चाहती हूँ ये है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कभी म्यूजिक लगा के छोड़ दे किसी कमरे में, तो आप देखेंगे कि बच्चे खुद ही झूम के नाचने लगे हैं। दे हैव अ स्पेशल एफिनिटी टूवर्ड्स म्यूजिक। तो आप म्यूजिक इनको जरूर सिखाइए, चाहे कुछ भी हो, पियानो, तबला, डांस, कुछ भी आप इनको सिखाइए जरूर। ये बहुत अच्छा तरीका है। और आप जानते हैं म्यूजिक या डांस के थ्रू आप इन बच्चों की फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी साथ में करा सकते हैं। तो उसके बाद पॉइंट ये आता है स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के लिए आप इन बच्चों को जरूर डालें, क्योंकि इन बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है आगे जाकर के मोटापा यानी कि ओबेसिटी डेवलप करने की। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। बाइसाइकिल और ट्रेडमिल वॉकिंग के साथ साथ स्विमिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना गया है इन बच्चों के लिए स्टडीज के अकॉर्डिंग। बस स्विमिंग में भी बटरफ्लाई स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रेंड अगर स्विमर हो आप उनसे बात कर लीजिएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक का अवॉइड करना है, क्योंकि थोड़ा सा इनके जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े से लूज पोजीशन में होते हैं, तो ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो हम इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा अब इन बच्चों के साथ अब आप म्यूजिक, जैसे मैंने बताया, जो मैंने आपको फिजियोथेरेपी की चीजें बताई थी, आप जितना ज्यादा हो सके इन बच्चों के लिए आप हर एक्टिविटी म्यूजिक के थ्रू कराइए। आप इसको म्यूजिक प्ले करिए और देखेगा बच्चा आपकी सारी बातें मानने लगेगा। और जैसे मैंने बताया था, नी की पोजीशन थोड़ी पीछे की तरफ है। आप अगर चाहें तो इन बच्चों को नी बेंडिंग, जिसे हम कहते हैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ना और उतरना, वो बहुत अच्छी एक्टिविटी घर में जो आप करा सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चा घुटना को अच्छे से बेंड यानी कि मोड़ रहा हो। अब हम आते हैं स्पीच थेरेपी पर। स्पीच, प्लीज मैं स्टार्ट करूँ, एक रिक्वेस्ट है, आप इन बच्चों को लेकिन स्पोर्ट्स, किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करें। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बस हमें उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है। आप गूगल करिए स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में, आपको पता चलेगा कि डांस वाले बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस हमें वो एनवायरनमेंट देने की उन्हें देरी होती है। अब हम आते हैं स्पीच थेरेपी के ऊपर। देखिए, स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले या स्पीच के बारे में अब आपसे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ये 2-3 बातों को जरूर देखें कि क्या जब आप बच्चे से बात करते हैं वो आपकी तरफ देखता है, वो आपसे आई कांटेक्ट करता है। जब आप उससे बात करते हैं क्या वो सुनता है? अगर आप उससे कुछ काम करने के लिए कहते हैं, जैसे कि पानी का ग्लास लेके आओ, क्या वो लेके आता है? क्या वो समझता है आप उससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या वो आपकी भाषा को समझ पाता है? आप ये पॉइंट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, अगर बच्चा ये सब चीजें कर पाता है तो आप बच्चे को साउंड्स बोलना सिखाइए, जिसे हम वोवल्स या स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, ओ, यू, इन्हीं फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेगा वो भी आपके साथ बोलने की कोशिश करेगा, वो आपकी नकल उतारने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसके बाद अगर बच्चा साउंड्स निकालता है तो आप बच्चों को आप बोलना सिखाएंगे वर्ड्स। वर्ड्स कैसे? एक ऑस्ट्रेलिया में 2010 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम टॉन्स वाले बच्चों को कोई ऑब्जेक्ट दिखा करके और जब हम उनको बोलना सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। जैसे आज आपने उनको सुबह अगर एक बॉल दिखाई तो आप उनसे बोलिए कि ये एक बॉल है, ये रेड कलर की बॉल है, वाओ ये बॉल कितनी बड़ी है। इसी तरीके से आपको बच्चे से बात करनी है, बिल्कुल डल तरीके से नहीं। बॉल वर्ड को बार बार यूज करिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में, इससे बच्चा सीखने लगेगा। थर्ड थिंग आपको क्या करनी होगी? थर्ड में आपको इन बच्चों को, अगर मान लीजिए बच्चा वर्ड्स भी बोलता है तो आपको बच्चे को सेंटेंसेस सिखाने हैं, उसमें भी आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिएगा। मान लीजिए बच्चा 4 से 5 साल का हो गया है और अभी तक वो नहीं बोलता है, तो अब क्या करना है? सबसे पहली चीज, आप एक लैंग्वेज पे स्टिक हो जाइए, मदर टंग पे। मदर टंग से मेरा मतलब है जो आपके घर में बोली जाती है लैंग्वेज, और जो बच्चे ने आपके अंदर सुनी थी वो लैंग्वेज बच्चे से बात करना चालू करिए। बच्चे से जितना ज्यादा हो सके आप बात करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बात करती हूँ वो मुझसे बोलता नहीं,
आप बस उस बच्चे से कम्युनिकेट करते चले जाइए, वो समझ रहा है, वो बोलना सीखेगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज पहले हम सुनना सीखते हैं, हम फिर उसे बोलना सीखते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चा अगर ये सब चीजें भी हैं और 4-5 साल का हो गया है, कम्युनिकेट नहीं करता है, उस बच्चों का म्यूजिक थेरेपी में डाल दीजिए। जब बच्चे को आप म्यूजिक थेरेपी भी आपकी मदर टंग में होनी चाहिए। नर्सरी राइम से यहाँ मेरा मतलब है, आप नर्सरी राइम्स प्ले करिए। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में बच्चे के लिए नर्सरी राइम प्ले करिए। अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है तो आप उसमें प्ले करिए, बट बच्चे को आपको सुनाना है बार बार क्योंकि जब बच्चा उन्हें सुनेगा तो उनको बोलने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी और मेरी सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।